अब इस पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, गिव रीजन। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता, इसका रीजन दो। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये तो नाइट्रोजन के साथ काफी सारी चीजों के रीजन है। ये रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये किन किन में ज्यादा चलेगा? मेरी बात सुनना। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल किस किस में ज्यादा चलेगा? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल किस किस पे काम करता है बेटा? नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे। इसकी वजह से नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी दिखाता है। कितनी दिखाता है? ठीक है। पी पाई बॉन्डिंग इसी वजह से होती है, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल बहुत बेसिक रीजन है। ठीक है। अब 4 कोवेलेंसी दिखाने वाला पेंटाहेलाइड कैसे बनाएगा? नहीं बना पाएगा ना। अब आप कहोगे ऑक्सीजन के साथ तो बना लेता है। नहीं, कोवेलेंसी तब भी 4 रहती है। ठीक है। N2O5 जो बनाता है तब वहां पे उसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, नेगेटिव बॉन्ड बनाता है वहां पे। ठीक है। क्या बनाता है? अब जरा नीचे ध्यान दो। दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, गिव रीजन। तो यहाँ पे रीजन क्या है? नाइट्रोजन, बेटा ध्यान देंगे सारे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लिखना। नाइट्रोजन का N2 होता है, जिसका N2 होता है उसके पास सिर्फ S और P ही होते हैं। क्यों? अब जरा इधर ध्यान दो। अगर N2 है तो पॉसिबल L क्या होंगे? पॉसिबल L क्या होंगे? पॉसिबल L होंगे 0 और 1, वो है S और P। बात ठीक है। पॉसिबल L क्या होंगे? 0 और 1, यानी कि S और P। D नहीं होगा। किस रूल के हिसाब से? N इज ग्रेटर देन L। इस रूल के हिसाब से याद रहेगा। तो यहां पर इस एक क्वेश्चन में कम से कम तुम्हारे 10 क्वेश्चन निपट गए। एक 2D क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है जो अब डी ऑर्बिटल पढ़ेंगे। ठीक है। 2D क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? दूसरा क्वेश्चन, नाइट्रोजन जो है उसके पास डी ऑर्बिटल क्यों नहीं होता, या क्यों अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकता वो, है ना, N ग्रेटर देन L रूल के हिसाब से। तीसरा, नाइट्रोजन के साथ जितने भी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है उसके सारे के सारे रीजन किसी पे डिपेंड करते हैं? इसी बात पे कि उसका N क्या है? 2। N क्या है? नंबर ऑफ शेल उसका 2 है। अगला, PS3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट NH3। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि नीचे जाते वक्त बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, नीचे जाते वक्त मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, नीचे जाते वक्त वैन डर वाल्स फोर्स कमजोर हो रही है, तो रीजन क्या दोगे? ऐसा क्या रीजन है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ये भी एक बड़ा रीजन है। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका रीजन है? हाइड्राइड। किसका? हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फोन बोलते हैं हम इसको। ठीक है। FON का जहां भी आपको हाइड्राइड दिखाई दे इनऑर्गेनिक में, वहां पे आप इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन देकर बता सकते हो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, वगैरह वगैरह। बात ठीक है, गलत है? Why are pentahalide are more covalent than trihalide? पेंटाहेलाइड क्यों ज्यादा कोवेलेंट नेचर के होते हैं ट्राइहेलाइड से? कोई जवाब देगा? बोलो। बिल्कुल सही। अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, एक बात छोटी सी ये भी समझो, 3 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन। कोई 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आयनिक यानी कि देने वाला नेचर दिखाएगा, या 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा देने वाला नेचर दिखाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन देने वाला नेचर। तो आयनिक नेचर जितना कम चार्ज होगा उतना ज्यादा होगा। ये किसने बताया था? फैजान ने। मैं यहां लिखता हूं, देखो। कोई आपसे ये पूछे कि ये क्या है, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है चार्ज का। क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मे बी +1 +2 +3। तो यहां तक मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है क्या? हाँ, फिर घट रहा है। तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता है, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? और यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर घटता है। तो कोई आपसे पूछे +2 +3 और +5 में किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा?
बात ठीक है गलत है? अगला, why is BiH3 stronger reducing agent among the all hydride of group 15? आप 15वें ग्रुप की बात करें तो जो BiH3 है, अगर आप 15वें ग्रुप की बात करें तो जो BiH3 है वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्यों है? सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्यों है? कोई रीजन है इसका? तो हम देखते हैं कि BiH3 आता कहां है। ये एक टेबल है हमारी 15th ग्रुप की, NH3, PH3, आर्सेनिक H3, ठीक है। अब मेरी बात सुनो सारे, जो बिस्मिथ का हाइड्राइड है वो सबसे नीचे आ रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं सेंट्रल मेटल एटम का साइज बढ़ता है, सेंट्रल मेटल एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है बिस्मिथ और हाइड्राइड की, बिस्मिथ और हाइड्रोजन की, ठीक है। अगर उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी छोटी हो जाएगी। क्या छोटी हो जाएगी? अब यहां पर ये वाली बात लिखो, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप size of central metal atom increase, down the group size of central metal atom increase। नीचे आते हुए सेंट्रल मेटल एटम का साइज क्या होता है? इंक्रीज। फिर वो आगे जाके क्या करेगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड एंगल, मैं सारी बातें बता रहा हूं, जब किस क्वेश्चन में इसका काम नहीं है, डिक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिक्रीज, बॉन्ड स्टेबिलिटी, तो आसानी से वो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? डिक्रीज, एलिमेंट और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, और अगर वो टूटेगा तो आगे जाके क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। क्यों? कौन दिखाता है भाई एसिडिक कैरेक्टर? जिसका बॉन्ड जो आसानी से H छोड़ दे, बिल्कुल सही। इस बात को आप नोट करो। नीचे जाते वक्त सेंट्रल मेटल एटम का साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड एंगल घटता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटती है, बॉन्ड स्टेबिलिटी घटती है, और EH का बॉन्ड कमजोर हो जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर टूट जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे इस क्वेश्चन में सारे रीजन लिखने, नहीं, अलग अलग आएगा। अब क्वेश्चन एक ये भी आता है, पीएच का बॉन्ड एंगल PH3 में छोटा होता है NH3 से, क्यों? यही कारण है, क्योंकि P का साइज बड़ा होता है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। अभी आएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पीएच वाला, ठीक है। जरा इसको करो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब ध्यान दो इन दो क्वेश्चंस पे। राइट द रिएक्शंस ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड। पहले तो भैया सोडियम समझ लो क्या है, Na। अजाइड समझ लो, मैंने आपको बताया था बेरियम अजाइड वाला, बिल्कुल सही। जैसे बेरियम अजाइड वैसे सोडियम अजाइड, ठीक है। ये रहा आपका सोडियम अजाइड। अगर आप इसको हीट करोगे तो सोडियम अलग और नाइट्रोजन गैस अलग। क्यों? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में इनर्ट होती है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पे नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस की तरीके से बिहेव करती है, ठीक, खत्म कहानी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, व्हाई इज नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। कोई आपसे पूछे ये क्यों कम रिएक्टिव है, जैसे मैंने बोला इनर्ट है, तो क्यों है इनर्ट? क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्डिंग है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है इसका। लोन पेयर नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल सही, लेकिन एक ही लोन पेयर है इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पी पाई बॉन्डिंग इसको स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देती है। बात ठीक है कि गलत है? ठीक है, आगे बढ़े। आगे why does NH3 act as a Lewis base? NH3 लुईस बेस की तरीके से क्यों एक्ट करती है? अच्छा मेरी बात सुनो, कभी लुईस बेस आए तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है? लोन पेयर,
बात ठीक है। लोन पेयर की तो आपने बात कर ली लुईस बेस पे। अब लोन पेयर तो सबके पास है, जरा देखना क्या NH3 पे है। अभी उसने मुझसे NH3 का पूछा तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, कहूंगा इसके पास लोन पेयर है इसलिए। लेकिन वो ये कह देता कि डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर कम क्यों होता है, तो मैं क्या बताता, क्योंकि सब पे लोन पेयर है। डाउन द ग्रुप सेंट्रल मेटल एटम का साइज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जिसकी वजह से लोन पेयर की इंटेंसिटी कमजोर होती जाती है। ठीक है, कहां वो छोटी जगह पे एक लोन पेयर था, अब वो बहुत बड़े एटम के पास भी एक ही लोन पेयर है और उसका असर कम होता जाता है। ठीक है, अब आपने कहा भैया ये तो बेसिक कैरेक्टर की बात पूछी, किसकी बात पूछी? अगर एसिडिक कैरेक्टर की पूछता तो आप बोलते हैं एचायन लूज करने की टेंडेंसी। अब आप कहोगे बात तो एक ही है, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर घट रहा है, ये बात दो है या एक है? लेकिन रीजन कितने हैं? जब भी आपसे एसिडिक कैरेक्टर पूछे तो आप क्या बताओगे? अरहेनियस का कांसेप्ट, यानी कि एचायन लूज करने की टेंडेंसी। और अगर कोई आपसे पूछे कोई लोन पेयर वाला है और आपसे बेसिक कैरेक्टर पूछे तो आप लुईस बेस के हिसाब से क्या बताओगे? तो आपसे अरहेनियस के हिसाब से कोई बेसिक कैरेक्टर पूछे तो क्या बताओगे? OH आयन टेंडेंसी लूज करना। अभी यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? NaOH, KOH वगैरह वगैरह। तो उस पे भी अरहेनियस का कांसेप्ट लगता है। हाँ, वो OH आयन लूज करेगा। क्या लूज करेगा? क्या लूज करेगा? लुईस बेस के लिए लोन पेयर, लुईस एसिड के लिए इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब ये इधर कम आएगा, मेरे ख्याल से आएगा ही नहीं, क्योंकि ग्रुप 13 में आता था, वो तो 11वीं में चला गया। लेकिन अरहेनियस क्या कहता है? H आयन लूज करो या, ध्यान रहेगा, इस बात को नोट कर लो जरा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो अगला क्वेश्चन है, मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया हैबर प्रोसेस है, या तो होगा यील्ड ऑफ अमोनिया या हैबर प्रोसेस की कंडीशन लिखो। तो आप क्या लिखोगे? आप टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? ठीक है, और यही बताओगे कि इक्विलिब्रियम के साथ, अगर इक्विलिब्रियम पे आता है तो, क्योंकि ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे आती है। ठीक है, H2SO4 में भी यही आता है, ली चैटले प्रिंसिपल ज्यादा लग रहा है। तो ली चैटले प्रिंसिपल को आप एक्सप्लेन करोगे किस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ली चैटले प्रिंसिपल कहता है कि लो टेम्परेचर फेवरेबल है या हाई टेम्परेचर फेवरेबल है या लो प्रेशर फेवरेबल है। वो तो आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि भाई इसका टेम्परेचर इसलिए कम है इसलिए ज्यादा है। वो 2-3 चीजें आपको आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके हैबर प्रोसेस की। हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2+ आयन। अमोनिया कैसे Cu2+ आयन के साथ रिएक्ट करता है? ब्लू कलर देता है, करवाया था मैंने आपको। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। ये जब मैंने रिएक्शन वाली क्लास कराई थी तब करा दिया था। ठीक, अब ये तीनों क्वेश्चन एक बार पढ़ लो और आगे चलो, और ये जो बातें लिखी है लिख लो। बेटा एक बार जरा ध्यान दे लो, जो पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे कैन इट बी प्रूव दैट pH3 इज बेसिक इन नेचर। इसमें आपको उसके रीजन नहीं देने, आपको एसिड के साथ रिएक्ट कराना है। क्या कराना है? और अगर अब आपको किसी बेस के, अभी तो बेस के बारे में पूछा है, किसी एसिड के बारे में पूछा होता तो बेस के साथ रिएक्ट कराना होता। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फलाना चीज एम्फोटेरिक नेचर की है, कैसे नेचर की है, तो आप क्या कराओगे? एसिड के साथ भी रिएक्ट करके दिखाओगे, बेस के साथ भी। ऐसा एल्यूमिनियम वाले केस में हुआ था। ठीक है, नीचे कहता है pH4+ की बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है। क्या नहीं है इसके पास? जिसके पास लोन पेयर नहीं है वहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा। मेरे हिसाब से नहीं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हिसाब से। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये कहती है कि लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है बॉन्ड पेयर को, लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है बॉन्ड पेयर को। तो बॉन्ड पेयर जो होंगे वो उनके बीच के बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल कम हो जाएगा। लेकिन अगर लोन पेयर हट जाए तो वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अंदर 109 डिग्री का एंगल आएगा, क्योंकि होता ही है 109.5, और इसके अंदर 109, सॉरी pH4 में 109 डिग्री आएगा और pH3 में 109 से कम आएगा। लोन पेयर की वजह से 109 से कम आएगा। व्हाट हैपन व्हेन व्हाइट फास्फोरस, ये तो एक रिएक्शन है, अपने आप करना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अभी जो रीजन बोले वो। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाई डज PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर। वो कह रहा है PCl3 पानी के साथ रिएक्ट क्यों करता है। ठीक है, PCl3 पानी के साथ जब रिएक्ट करता है
तो वहां पे फ्यूम्स किसकी आती हैं? वहां पर HCl की फ्यूम्स आती है। किसकी फ्यूम्स आती है? PCl3 हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर गिव फ्यूम्स ऑफ HCl। तो फ्यूम्स किसकी होती है? व्हाइट कलर की फ्यूम्स होती है। किसकी होती है? अगला, आर ऑल 5 बॉन्ड ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट? क्या पांचों बॉन्ड बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं। 3 बॉन्ड तो अलग जगह पे होते हैं और 2 बॉन्ड अलग जगह पे होते हैं। 2 बॉन्ड जो अलग जगह पे होते हैं वो 90 डिग्री लेकर बैठे होते हैं। बॉन्ड एंगल छोटा होता है तो रिपल्शन ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? उसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या कहते हैं तुषार? एक्सियल पोजीशन। लेकिन जो 3 बॉन्ड लगे होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर, वहां पे 120 डिग्री का एंगल होता है और वहां पर क्या होता है? रिपल्शन कम होती है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। आपको क्या याद रखना है? अगर बॉन्ड एंगल बड़ा है तो रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम है तो बॉन्ड लेंथ छोटी है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि भैया हम याद रखने के लिए एक रिलेशन बना लें कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल एक दूसरे के इनवर्स है? लेकिन रीजन भी पता होना चाहिए। क्यों? रिपल्शन रीजन है। क्या रीजन है? अब देखो, अब इसके बारे में ऊपर ये जा स्पीकर को देखो आप। इस फिगर में आपको ये 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। सबको दिखाई दे रहे होंगे। ये एक्सियल पोजीशन है। एंगल कितना है? 90। कितना एंगल है? कितना एंगल है? 90 एंगल पर रिपल्शन ज्यादा होगा या कम? रिपल्शन ज्यादा होगा तो अगला एंगल 120 है और कम होगा। 90 पे रिपल्शन ज्यादा होगा इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? 120 पे रिपल्शन कम होगा इसलिए बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। क्या घट जाएगी? भाई ये तो आप जानते हो ना, 120 डिग्री ज्यादा दूर होते हैं, 90 डिग्री कम दूर होते हैं। दूरी समझते हो? तो वही रिपल्शन है। वही क्या है? अब ये वाले ज्यादा, ये कम रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये जो मैंने अब येलो कलर से बनाया, ये कम रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो ये बॉन्ड बराबर नहीं है। मैं पढ़ देता हूं फिर भी। इन गैसियस एंड लिक्विड फेज इट हैज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर एज शोन बिलो। द 3 equatorial PCl bond are equivalent while 2 axial bond are longer than the equatorial bond. This is due to, ये reason है, the fact that the axial bond suffer more repulsion as compared to the equatorial bond. आसान है। आगे देखो, what happen when PCl5 is heated? क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है? PCl5 PCl3 और PCl2 में टूट जाता है। रिएक्शन वाली क्वेश्चन है। राइट अ बैलेंस इक्वेशन, रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, ये करवा चुका हूं मैं आपको। आगे बढ़ो। Example number 7.9. How do you account for the reducing behavior of H3PO2 on the basis of its structure? आप कैसे बताओगे कि H3PO2 जो है वो बेसिक मतलब सॉरी रिड्यूसिंग बिहेवियर का है उसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे? ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता क्या है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करे। क्या एक्सेप्ट करे? ठीक है, या हाइड्रोजन ना छोड़े। हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर देखता हूं मैं तो इसके स्ट्रक्चर में बना के दिखाता हूं ना। इसका स्ट्रक्चर देखो आप, ये दिख रहा है आपको? स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको? मैंने अभी तक H और OH नहीं लगाए ना, ये लगा दिए 2 H और ये लगा दिया 1 OH। आप जानते हो OH वाला HO छोड़ सकता है, OH वाला HO ये दोनों नहीं छोड़ेगा, उल्टा ये तो O ले लेगा, O लेकर और OH बनाएगा। मैं कलर बदल रहा हूं और देखो और O लिए तो ये यहाँ एक O आ सकता है, यहाँ एक O आ सकता है, आ सकता है। तो O लेने वाला खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद वो दूसरों के लिए कैसा होगा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का। कैसा होगा? तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है। बात सुनना, ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसके पास 2 ऐसे हाइड्रोजन है जो फास्फोरस से डायरेक्टली लिंक्ड है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। हाँ, O के साथ जुड़ा होता तो टूट जाता है। अब हम इसका रीजन पढ़ते हैं यहाँ पे। In H3PO2, 2 hydrogen atom are bonded directly to phosphorus atom, which impact reducing character. आ गया वही जवाब है। जो सीधे जुड़े हुए हैं आप उसको तोड़, उल्टा वो तो और O ले सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं डाइबेसिक है कि ट्राइबेसिक है, वो पता चलेगा इसके पास कितने OH है। कितने? 1 है, ये तो मोनोबेसिक है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या है ये? H3PO2 मोनोबेसिक।
और अगर H3PO3 होता तो पक्का, और H3PO4 होता तो बात क्लियर हुई। ये है ट्राई बेसिक, ये है डाई बेसिक। बोलो सही है गलत है, बोलो। हम नीचे यही कह रहा है, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4? ट्राई बेसिक। कैसा है ये H3PO4? कैसा है? बेसिसिटी का मतलब क्या है? वो कितने H आयन छोड़ सकता है, कितने। गुड मॉर्निंग। What happen when H3PO3 is heated? H3PO3 को आप हीट करोगे तो ये होगा, ये लिखी रिएक्शन, वो H3PO4 और PS3 में टूट जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब वो कह रहा है जो ग्रुप 16 होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। अब मैं दो चीजों की बात करूंगा, जरा ध्यान देना। ये ग्रुप 16 है, इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी 17 से कम होती है। क्यों? क्योंकि 17 के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाफ फील्ड कौन बोला? 17 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं और इसके पास 4। ठीक है, इसलिए ये कम रिएक्टिव है। अच्छा, इसका मतलब इसकी 15 से तो ज्यादा होगी, क्योंकि इसके पास 3 होते हैं, इसके पास 4 नहीं, 15 से भी कम होती है इसकी। अब बोलेंगे हम हाफ फील्ड। हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की वजह से। तो 16 ग्रुप की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड नहीं फर्स्ट, सेकंड पे तो खुद हाफ फील्ड हो जाएगा। 16 की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है 15 से भी और 17 से भी, लेकिन दोनों के रीजन अलग है। अगर 15 की बात करूं तो हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, और 17 की बात करूं तो नॉर्मल वो अरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज दोनों बातें ठीक है। ठीक है, विचार दोनों बातें ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज। अब जरा ध्यान दो, तो आप कहोगे 16 ग्रुप की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बार बार बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट 15 से भी कम है और 17 से भी कम है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि तब ये हाफ फील्ड बन जाएगा। बात सही है गलत है बताओ? चलो, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, आगे देखो, H2S लेस एसिडिक है H2TE से। H2S क्या है? सल्फर का हाइड्राइड। H2TE क्या है? टेरोलियम का हाइड्राइड। सबसे नीचे आता है एलिमेंट। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि H2S कम एसिडिक क्यों है? इसका मतलब H2TE आसानी से H छोड़ देता है। हाँ, ये तो बता चुका हूं आपको 15वें ग्रुप में। डाउन द ग्रुप H आयन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। क्यों? डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है या सेंट्रल मेटल एटम का साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है। वही रीजन बनेगा इसका। अगला इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर खुद कर लेना। राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। छोड़ो, Why is H2O लिक्विड? H2O लिक्विड क्यों होता है और H2S गैस क्यों होता है? फिर वही आयनाइजेशन, हाँ बोलो, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। स्टेट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वैन डर वाल फोर्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ही तो है, दोनों के पास वैन डर वाल फोर्स है। अब मेरी बात सुनो, ये कह रहा है कि भैया हम H2S और H2O में वैन डर वाल फोर्स की बात क्यों नहीं करते? वैन डर वाल फोर्स मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है? तो वैन डर वाल फोर्स उसकी ज्यादा है, उसको लिक्विड होना चाहिए था। डाउन द ग्रुप वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज करती है, इसलिए जो स्टेट है वो गैस से सॉलिड की तरफ जाती है। ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन ये कह रहा है भैया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? तुम्हें पता है वैन डर वाल फोर्स भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो दोनों एक जैसी तो है।
दोनों एक ही कैटेगरी की एनर्जीज है ना, तो क्यों नहीं आना चाहिए? कोई मिसकंसेप्शन है दिमाग में? नहीं, स्टेट के लिए यूज की जाती है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट के लिए ये भी यूज की जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्टेट के लिए यूज की जाती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस चीज को बताते हैं? स्टेट को तो बताते हैं बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसका रीजन बनता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सब्सटेंस जैसे H2O। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट स्टेट of the following group। अब वो कह रहा है which of the following group does not react with oxygen। कौन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता? प्लैटिनम। गोल्ड, प्लेटिनम। गोल्ड थोड़ा बहुत करता है, प्लेटिनम बिल्कुल ही नहीं करता, और 18वां ग्रुप नहीं करता। ठीक है, बाकी सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन खुद करना। इधर ध्यान दो, क्या कह रहा है? ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप कैसे बताओगे? भैया ओजोन एक ऑक्सीजन छोड़ता है। कैसा ऑक्सीजन? नेसेंट ऑक्सीजन। और वो किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका मतलब ओजोन स्टेबल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है ओजोन? अरे इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है। डेल्टा एच कैसा है इसका? और जैसे ही ओ छोड़ता है तो इसका डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है। डेल्टा एच क्या हो जाता है इसका? अच्छा, इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है। ओजोन से O2 बनने का डेल्टा एच नेगेटिव है, और इसका उल्टा ओजोन बनने का डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव। अगर मैं इसका उल्टा करूं कि भैया ओजोन बनाओ, O2 को एक O दो और ओजोन बनाओ, तो डेल्टा एच कैसा है? तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसलिए वो आसानी से ऑक्सीजन छोड़ेगा, और जो ऑक्सीजन छोड़ेगा वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज ही तो करेगा। इसलिए एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात ठीक है या गलत? ठीक है। Why does ozone act as a powerful oxidizing agent? क्योंकि आसानी से ऑक्सीजन छोड़ता है। क्यों ऑक्सीजन आसानी से छोड़ता है? क्योंकि ये रिएक्शन इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन के हिसाब से स्टेबल है। अगला, आप कैसे एस्टिमेट करोगे ओजोन को? हम ओजोन को बफर की प्रेजेंस में किसी आयोडाइड जैसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा के चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आगे जाके हमें प्रोडक्ट में आयोडीन गैस देगा, और आयोडीन गैस को हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? देखो, अब इन दोनों का आंसर आप यहां ढूंढो, इस पैरा से लेके लास्ट पैरा तक। देखो ओजोन से जहां से स्टार्ट हुआ है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, ये देखो, ozone is thermodynamically unstable with respect to oxygen since its decomposition into oxygen result in liberation of heat। क्यों? क्योंकि जब वो डिकम्पोज होता है, टूटता है, तो डेल्टा एच बड़ी नेगेटिव हो जाती है, एंड एंट्रोपी इंक्रीज। और दोनों ही चीजें फेवरेबल है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। डेल्टा एच अगर किसी का पॉजिटिव हो, डेल्टा एच किसी का नेगेटिव हो, तो हर हाल में ऑलवेज डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? अगर आप चाहो तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख सकता हूँ, पहले एक बार समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार लिख देता हूँ। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव है। और ऑलवेज नेगेटिव का मतलब ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ठीक, आगे। These two effects reinforce each other, resulting in large negative delta G for its conversion into oxygen. It is not really surprising, therefore, high concentration of ozone can be dangerously explosive। ज्यादा मात्रा में अगर ओजोन हो गई तो धड़ाधड़ ऑक्सीजन पैदा होगा, वो जलाएगा ही चीजों को। ठीक है, तो वो कह रहा है ड्यू टू ease with which it liberate the atom of nascent oxygen, it acts as a powerful oxidizing agent। ठीक है, और नीचे वाले क्वेश्चन में आपको इन दो रिएक्शन में मिल जाता है कि ये कैसे क्वांटिटेटिवली एनालाइज की जाएगी। व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन विद बफर्ड बोरेट बफर, iodine is liberated, which can be titrated against a standard solution of sodium thiosulfate। This is quantitative method for estimation of ozone। बात ठीक है गलत है? क्लियर? चलो, which form of sulfur show
पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पहली बात तो सल्फर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाती, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑक्सीजन दिखाता है अपनी O2 की फॉर्म में। अगर सल्फर भी H2 की फॉर्म में आ जाए तो वो भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखा सकता है। तो आपको काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए, मैं बताता हूँ, जरा ध्यान देना। पहली चीज, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक बार। दूसरा O2, अगर O2 में देखूं तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, जरा बताना। एक भी नहीं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इसके पास पाई स्टार 2px1 2py1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके हिसाब से? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। खुले में दिखाई नहीं देते इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिखाई देते हैं। इसी हिसाब से S2 के पास भी हो सकते हैं, MOT के हिसाब से एंटी बॉन्डिंग पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आप कहोगे कि हाँ भैया, इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि S2, और अच्छा S2 एग्जिस्ट करता है? नहीं, वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो भी हाई टेम्परेचर में। इसकी कंडीशन नॉर्मल नहीं है। इन वेपर स्टेट सल्फर पार्शियली एग्जिस्ट एज S2 molecule which has unpaired electron in anti-bonding pi star orbital like O2 and hence exhibit paramagnetic behavior. Easy है? What happens when sulfur dioxide is passed through an aqueous solution of reaction है? Comment on the nature of SO bond formed in SO2 molecule. भैया SO2 में जो SO bond बनता है वो एक बनता है डेटिव और एक बनता है नॉर्मल डबल बॉन्ड, इसलिए वो रेजोनेंस करते हैं। क्या करते हैं? और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, जरा देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, एक डबल बॉन्ड, एक डेटिव बॉन्ड, एक डेटिव बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ SO2 is angular or it resonance hybrid of two canonical forms. आप चाहो तो मैं बना के दिखा देता हूं वो क्या, कौन सा रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्या है ये? ठीक है। हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड? SO2 की आप प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करोगे भाई, फलाना जगह पे SO2 है या नहीं है? उसको रिएक्ट करा के। इसकी प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन पढ़ो और बताओ। देखो भाई, सल्फर डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। तो डिटेक्ट करने की कभी कोई बात आए तो आप किससे डिटेक्ट करोगे? अपने जो जो आपको डिटेक्शन की चीजें दे रखी है, देखकर मतलब उस गैस का कोई कलर हो। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है उसका कलर होता है ब्राउन कलर होता है। ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स होती है। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड की पंजेंट स्मेल आ गई। ठीक है, किसी गैस की रोटानेक स्मेल आ सकती है। अमोनिया होती है, अमोनिया, उसकी आती है सड़ी हुई स्मेल। ठीक है, रोटानेक स्मेल जैसी होती है, या आप कह सकते हो जो वॉशरूम वगैरह होते हैं, पब्लिक टॉयलेट रूम होते हैं, उनमें जैसी स्मेल आती है, सेम वैसी अमोनिया की होती है। ठीक है, तो ये हो गई। तो आप किससे? अपने ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, अपने आय, इनसे तो पता लगाओगे, है ना? या स्किन से पता लगा सकते हो। स्किन से हम ज्यादातर उनका पता लगाते हैं क्रिस्टल है कि अमॉर्फस है। अगर चुभ रहा है तो क्रिस्टल फॉर्म होती है, नहीं तो अमॉर्फस बस ही है। तो अब कभी भी क्वेश्चन आए कि कैसे आप डिटेक्ट करोगे, तो आप डिटेक्ट करने के लिए आप उसकी स्मेल वगैरह पे ध्यान देंगे। इन प्रेजेंस ऑफ SO2, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्ट? हो गया, चलो आगे। यहां देखना बेटा, मेंशन 3 एरियाज जहां पे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3 नहीं 36 हैं। H2SO4 है किंग ऑफ एसिड। इससे सिर्फ ये पता लगा लिया जाता है कि अगर H2SO4 का कंजम्पशन पता चल जाए तो पता चल जाता है उस पर्टिकुलर देश में कितना काम हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, हाँ, a nation's industrial strength can be judged by the quantity of sulfuric acid it produces and consumes। समझ में आया? वो कितना H2SO4 प्रोड्यूस कर रहा है, वो कहाँ लगा रहा है, उससे पता चल जाएगा उसके वहां पे इंडस्ट्री का कितना काम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हर इंडस्ट्री में घुसा हुआ है क्या? हाँ,
ये रॉ मटेरियल है, बहुत बेसिक मटेरियल। आप किसी फैक्ट्री में जाओगे तो ज्यादातर H2SO4 रॉ मटेरियल के तौर पे पाया ही जाएगा। मेंशन 3 एरियाज हो गए, उसके बाद ये कर लेना 7-8 एरिया, 3 नहीं है। राइट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमाइजिंग यील्ड ऑफ H2SO4, अभी बताया था। अब क्वेश्चन आ सकता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस की मैक्सिमाइजिंग करने की प्रॉपर्टी बताओ, तो आप क्या बताओगे, कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो आप इसको? टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई Ka2 ये और Ka1, Ka2 जो होता है Ka1 से कम क्यों होता है? इसका मतलब पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी H2SO4 की बहुत कम है, वो H बड़ी आसानी से छोड़ देता है, लेकिन दूसरा H आसानी से। अब इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, इसलिए मैं कहता हूं आप सिर्फ एनसीईआरटी का ही जवाब लिखो। यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी का जवाब। ये देखो, ये रहा, H2SO4 is very strong acid in water largely because of first ionization enthalpy। ठीक है, क्योंकि पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी लो है और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा है। ठीक है, कहां गया? समझ आया? आगे चले। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो आप। Halogen have maximum negative electron gain enthalpy in respective period. Why? क्यों भैया हेलोजन की सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो उसका रीजन ये है कि एक तो इसका साइज छोटा और इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपने पीरियड में हाई। ठीक है, ये तो 11th का क्वेश्चन है, कोई खास मुश्किल नहीं है। आगे, although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine। ठीक है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो ताकत है फ्लोरीन की कम है क्लोरीन से। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। भैया फ्लोरीन क्यों स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से? क्योंकि भैया फ्लोरीन अपनी F2 फॉर्म में रहना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। क्योंकि उसके पास 3-3 लोन पेयर है, उसका साइज छोटा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से वो उस बॉन्ड को तोड़ देता है। क्या क्लोरीन नहीं तोड़ता? नहीं, क्लोरीन का साइज अच्छा खासा बड़ा है। आप जरा ध्यान दो, ध्यान दो। ये है फ्लोरीन, छोटा सा फ्लोरीन है, बहुत नजदीक है ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में क्या होती है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन क्लोरीन का साइज क्या है? बड़ा है। कुछ बच्चे कहते हैं भैया बॉन्ड लेंथ तो यहाँ पे ही बड़ी हो गई। बिल्कुल सही, बॉन्ड लेंथ बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी तो कम हो गई। वैसे बेसिकली जो आपका फॉर्मूला है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी बॉन्ड कमजोर होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और नया फैक्टर है, वो क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो वो कह रहा है लो बॉन्ड, पहला पॉइंट इसने बोला है लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, दूसरा हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HF बना लेता है, कुछ और बना लेता है और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर दिखाता है। क्या दिखाता है? फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इससे और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? यही सबसे इलेक्ट्रॉन लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन लेते इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इस वजह से फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अदर हेलोजेंस जो होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को 1, 3, 5, 7 में एक्सपेंड कर सकते हैं, वो भी प्लस की। और ये प्लस की तो भूल जाओ, क्लोरीन का भी प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट। कंसीडरिंग द पैरामीटर सच एज दिस, ये जो बातें हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करो। ये वाला क्वेश्चन आप अभी करो कि फ्लोरीन और क्लोरीन की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी क्या है। देखो वो जो क्वेश्चन है कि हेलोजन मेन सोर्स है, वो सॉरी सी मेन सोर्स है, उसके लिए ये वाला पैराग्राफ पढ़ो। ठीक है, और एक ये वाला, सी के अंदर ज्यादातर हेलोजन के सॉल्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हेलोजन जो है वो ज्यादातर सी से ही पाया जाता है। जैसे NaCl है तो उसमें Cl क्या? हेलोजन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलाइड्स हैं, और इनकी रिएक्शन होती है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के साथ।
और वो जितने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के हैलाइड्स हैं वो ज्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं? सी में। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट व्हाइल ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेस। फ्लोरीन इज प्रेजेंट mainly as insoluble fluorides, ठीक है, यहाँ पर दे रखे हैं कुछ, and small quantity present in soil, river water और bones of the teeth, ये जो हमारे बता रखे हैं एनिमल्स के। सी वाटर कंटेन क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, ये आ गया, आयोडाइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बट मेनली सोडियम क्लोराइड। कितना परसेंट है? 2.5। द डिपॉजिट्स ऑफ द ड्राइड अप, और जो भी वहां से डिपॉजिट निकाला जाता है उसको हम सुखाते हैं और उसको सुखा के उसमें से NaCl निकालते हैं, ठीक है, कार्नलाइट निकालते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये है आपका वो पोर्शन जो वो कह रहा था कि इस पे एक शॉर्ट नोट लिखो। ये रहा क्वेश्चन, कहां गया? ये रहा, सी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ हैलोजन। और इसके ऊपर वाला क्या है? गिव टू एग्जांपल शो द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है। एक तो नहीं, साइज छोटा तो एक नॉर्मल बात हो गई। हाँ, पी पाई बॉन्डिंग भी बोल सकते हो आप इसकी, वो तो प्रॉपर्टीज हो गई। दो एग्जांपल देने बेटा। क्या? एनॉमलस बिहेवियर कहाँ लिखा हुआ बेटा फ्लोरीन का? इस पैराग्राफ में से देख लेना आप, आपको एबनॉर्मल बिहेवियर वाले दो एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखो आप, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये तो इक्वेशन वाला क्वेश्चन हो गया। गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है, इसका क्या रीजन है? क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीजन छोड़ता है। ये मैंने आपको बताया था जब रिएक्शंस कराई थी। देखो, जैसे ही क्लोरीन पानी के साथ रिएक्शन करता है, 2 HCl बनाता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ता है, और कलर्ड सब्सटेंस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कलरलेस हो जाता है। ये लिखना है आपको पूरा आंसर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 7.29। आगे, नेम 2 पॉइजनस गैस which can be prepared from chlorine। कौन कौन सी है? पॉजिन गैस और टीयर गैस। ठीक है। अब when HCl reacts with finely powdered iron, तो क्या रिएक्ट करेगा देख लेना। Why ICl more reactive than I2? ICl एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है। इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो सिमेट्रिक नहीं होते, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनका जो बॉन्ड होता है वो जल्दी टूट जाता है, ठीक है। और आई जो है वो सिमेट्रिक है, इसलिए उनका बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। ऐसा कौन सा डाई हैलाइड है जो इंटर हेलोजन कंपाउंड से भी कम स्टेबल होता है? F2। फ्लोरीन ही है जो सिर्फ इंटर हेलोजन कंपाउंड से भी कम रिएक्टिव होता है। ये पूरी बातें यहाँ लिखी है। अभी रीड करो ये पैराग्राफ, फिर मैं समझाता हूँ आपको क्या लिखा है इस पैराग्राफ में। करो जल्दी रीड। देखो, their chemical reaction can be compared with individual halogens. In general, interhalogen compounds are more reactive than the halogen except fluorine. This is because XX dash bond is in interhalogen compound is weaker than the XX bond except F2, क्योंकि F2 के पास क्या है? F2 के पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। All these undergo hydrolysis give halide ion derived from the smaller halogen and फिर उसके बाद तो बेकार की बात है, ये तो मैंने बता रखी है, तुम्हें याद करो, स्ट्रक्चर भी बताए थे इन सबके, है ना। तो कह रहा है इंटर हेलोजन कंपाउंड इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनका बॉन्ड कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि सिमेट्री नहीं होती ना बेटा। सिमेट्रिक होगा तो बॉन्ड स्टेबल होगा, ठीक। लेकिन F2 है वो सिमेट्रिक होने के बाद भी ज्यादा रिएक्टिव है। उसका रीजन क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक।
Why are element of group 18 are noble gases? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुको बेटा, अब आ रही है? हाँ जी भैया। वो शायद माइक, हाँ माइक म्यूट रह गया था। एक बार फिर से सुन लो फिर। Why are the element of group 18 known as noble gas? ये नोबल गैस के तौर पे क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इनकी आयनेशन एंथैल्पी हाई होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। दोनों ही बात ये बताती है कि ना ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, और इनका जो आउटर मोस्ट शेल है कंप्लीटली फिल्ड है। तो बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्ट करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेंगे। नोबल गैस जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। क्यों? क्योंकि ये मोनोएटॉमिक गैसेस है। कैसी गैसेस है? मोनोएटॉमिक गैसेस है। और जो मोनोएटॉमिक गैसेस होती है उनके पास इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत कमजोर होती है। इसके पास सिर्फ एक इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है, वो है डिस्पर्जन फोर्स। इसलिए ये बहुत लो टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। ज्यादातर ये गैस की फॉर्म में पाई जाती है। समझ में आया? Does hydrolysis of XgF2 leads to a redox reaction? क्या redox reaction का मतलब क्या होता है? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों दिखाई दे रहा हो। तो कह रहा है नो, द प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस आर XgOF4 और XgO2F2 where the oxidation state of all element remain same as it was in a reactive state। ठीक है, आगे। Why is helium used in diving apparatus? क्यों यूज की जाती है? जब कोई गोताखोर पानी में जाता है तो उसका आपको जवाब दोगे, जब पानी में कोई जाता है तो वो अगर एयर लेके जाता तो एयर रूम टेम्परेचर पे तो इनर्ट होती है, ठीक है, लेकिन हाई प्रेशर पे वो ब्लड में घुलने लगती है। किसमें घुलने लगती है? हमारे खून में घुलने लगती है। और अगर वो हमारे ब्लड में घुल जाएगी तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जब वो वापस आ रहा होगा, प्रेशर रिलीज होगा, तो वो नाइट्रोजन एक बबल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? है ना। अब खून में घुल गई, वापस आते हुए फिर दोबारा इनर्ट हो गई, इनर्ट होने की वजह से फिर दोबारा एक बबल बन गई, बबल बन गई तो किसकी स्टेज आ गई? बैंड की स्टेज आ गई, ठीक है। और उसके ब्लड का फ्लो रुक सकता है उस हवा के बबल से, तो हो सकता है वो बेहोश हो जाए, हो सकता है वो पानी के नीचे ही मर भी जाए, वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, इसलिए हम 11-11.5% हीलियम डाल के देते हैं उन apparatus से, क्योंकि ये कभी भी ये वैसी की वैसी रहती है हीलियम, ठीक है। दूसरा एक फायदा और है, हीलियम हल्की भी होती है। पानी के नीचे जो सिलेंडर वगैरह लेके जा रहा है ऑटोमेटिकली उसका भी वजन कम कर देगा, वो डेंसिटी इसकी बहुत कम होती है। अच्छा, तो 11-11.5% हीलियम क्यों डाली जाती है? जिससे जो आदमी जा रहा है नीचे वो उसके ब्लड में कभी भी ये गैस डिसॉल्व ना हो, ठीक है, और वो बैंड की कंडीशन ना है। अगला, why has it been difficult to study the chemistry of radon? radon पाया बहुत कम जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है। स्टार्टिंग में लिखा इसकी अकरेंस बहुत कम है। देखो, ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नहीं होता ना रेडॉन। अब देखो वो रेडॉन बना कैसे है नीचे, एक रिएक्शन से रेडियम, ठीक है। द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इन नेचर, ठीक है, ज़ीनॉन एंड रेडॉन आर रेयरेस्ट एलिमेंट। और ये तब मिलते हैं जब हम रेडॉन को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डेके करना पड़ता है।
किसका? रेडियम का। ठीक, बस। अब इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं बेटा सारे, ठीक है।